हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसेस वॉरियर। मैं हूं आरती, आपकी फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने क्या है। हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि सीएबी, सीएए और एनआरसी में क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है आजकल हमारे दुनिया में, हमारे इस इंडिया में, इसके ऊपर इतना बवाल क्यों है। तो चलिए आइए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ गवर्नमेंट एग्जाम के भी कुछ कंटेंट। जैसा कि ये कंटेंट है यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट लेवल पीसीएस के हिसाब से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक नागरिक को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये मैं बता दूं कि यूपीएससी का ही सिलेबस कंटेंट है जो कि पॉलिटी में आता है, तो उससे इतना डिटेल नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सीए और एनआरसी और ये मुद्दा आजकल ऐसा क्यों चल रहा है। तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम इन तीनों के टर्म्स के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। उससे पहले हमें इतिहास में जाना होगा। इतिहास में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत ही शॉर्ट में आपको फटाफट बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही इसके टर्म्स बता दिए तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। इसलिए हम चलेंगे हिस्ट्री में। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई भी कांड है ना तुरंत नहीं होता है। जब पहले से हिस्ट्री में कोई चीज हो रही होती है ना, फिर आके उसका बहुत ही दिमाग खराब होता है सामने वाले का, फिर जो मतलब सरकार का, कि वो कैसे उसको हैंडल करे। तो वो हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ वो लोग लागू कर देते हैं। इससे पहले हम ये चीज समझे, चलिए हिस्ट्री में चलते हैं। ओके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये पॉलिटी का हिस्सा है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 2 आर्टिकल 1 to 5 में सिटीजनशिप में के बारे में पूरा बताता है। क्योंकि ये मुद्दा नागरिकता के ऊपर है तो इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की थोड़ी सी जरूरत है, जिससे हम समझ सकते हैं कि सीए एनआरसी क्या है इसका रीजन। देखिए क्या होता था ना, हमारा जो देश है ना भारत, बहुत ही दयालु होता था। बहुत पहले ना क्या होता था, 12वीं शताब्दी की बात है, सोचिए। 12वीं शताब्दी से हमारा जो भारत है ना इतना ज्यादा दयालु है कि भाई कोई भी आता है ना मेहमान, तो उसको बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो जब धीरे धीरे उग्रता का रूप ले लेता है ना तो बहुत ही दिक्कत होती है। क्या हुआ था 12वीं शताब्दी में, सॉरी 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो ईरान थे ना, उन्होंने वहाँ के पर्शियन के लोगों को तंग करना बहुत ही शुरू कर दिया था। किस बेसिस पे? उनके धर्म के बेसिस बेसिस पे। तो पर्शियन ने बोला कि पर्शियन वैसे बहुत ही एक तरीके से दयालु होते हैं, उनके पास जितना पैसा होता है ना उसका वो आधा दान भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो वो लोग आ गए थे भारत में कि भाई हमें शरण दे दो। तो भारत वालों ने बोला कि भाई हमारे पास इतनी जगह है नहीं, हम कैसे शरण दें। तो पर्शियन ने बोला कि ठीक है, हम थोड़ा सा जैसे चीनी पानी में घुल जाता है बिना कोई दिक्कत के, हम भी यहाँ पे आके घुल जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भारत ने बोला ठीक है, आ जाओ, हम आपको नागरिकता दे देते हैं। चलो ठीक है, 12वीं शताब्दी में उन्होंने नागरिकता दे दी। फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में उन्होंने नागरिकता दे दी किसको? पर्शियंस को। फिर बात आई 1947 की। 1947 में आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जब भारत आजाद हुआ था, उनका जो डिवाइडेशन हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, फिर पाकिस्तान से उनको भारत आना था। तो क्या हुआ, मतलब ये हिंदू लोग भारत आना चाह रहे हैं ना, तो भाई जो हमारा जो इंडिया है, उन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल आ जाओ, वेलकम है आपका। आप जब छोड़ के गए थे तो कोई बात नहीं, एक मौका तो देना चाहिए। तो उस टाइम भी इंडिया ने क्या किया था, उन भारतीयों, उन जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, उनको शरण दे दिया था, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1959 में क्या हुआ, चाइना ने तिब्बत में आक्रमण कर दिया, ठीक है। तिब्बत में युद्ध हो गया, तिब्बत के लोगों को लोग सताने लगे। तिब्बत के लोगों ने क्या बोला, भारत प्लीज प्लीज हमें एक शरण दे दो यार, हम रहना चाहते हैं, ये चाइना वाले ने हमें बहुत परेशान किया है। तो भारत ने क्या बोला कि ठीक है, वेलकम है, आप बिल्कुल आइए, आपका पूरा स्वागत है, आप मेहमान हैं हमारे, बिल्कुल आ जाइए। तो भारत ने क्या किया, ठीक है आ जाओ। तो इसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे भी शरण दे दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है और धीरे धीरे बाहर जो शरणार्थी आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होता है देखो, चाइना में ये हुआ। फिर 1971 की बात है,
1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो लोग थे ना उग्रवादी थे। देखो 1971 में क्या हो गया था ना कि जब तक भारत आजाद हो गया था, बांग्लादेश भी अपना अलग से हिस्सा बना लिया था उसने। लेकिन क्या हुआ था ना कि जो पाकिस्तान वाले लोग थे ना, वहाँ के जो मतलब आतंकवादी तो नहीं कह सकते उस टाइम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जो जो लोग थे ना वो बहुत ही परेशान करने लगे। किसको परेशान करने लगे? ये अपने भारत के, पाकिस्तान के लोग है ना, ये बांग्लादेश को परेशान करने लगे। यानी बांग्लादेश में जितने भी लोग रहते थे ना, सबसे पहले वो लोग महिलाओं पे टारगेट करते, महिलाओं का रेप कर देते। इतना ज्यादा गंद मचाए थे पाकिस्तान वाले कि क्या हुआ कि 1971 में, 1971 की बात हो रही है ना, इससे पहले जितनी भी जो लोग थे ना जो बांग्लादेश में रहते थे, वो लोग क्या मर्ज करने लगे, मतलब माइग्रेट करने लगे। कहाँ पे? आसाम के अंदर माइग्रेट करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि उन्हें लगा कि यार मिलता जुलता शक्ल है हम लोगों की, हम लोग अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ओके, धीरे धीरे बांग्लादेश वाले लोग, अच्छा इसका ये ना एनआरसी में आता है, वो मैं अभी अभी आपको बताती हूँ क्या है। पूरा डिटेल आप समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं जानेंगे इंडिया में क्या हो रहा है तो फिर गलत बात है ना, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो 1971 में ये चीजें हुई जहां से बांग्लादेश के कुछ लोग आसाम आ गए। तो आसाम वालों ने बोला ठीक है आ जाओ, वेलकम है आपका, आप हमारे शरणार्थी हैं, बिल्कुल आ जाइए। ठीक है, अब वहां पे कुछ और टर्म्स भी आते हैं एनआरसी का, वो मैं आगे बताती हूँ। चलो, उसके बाद क्या होता है कि फिर क्या होता है, रशिया में 1979 में रशिया वालों ने क्या अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देते। ठीक है, अफगानिस्तान वालों को बहुत सताते हैं, वो बहुत ही तंग कर देते, उग्र कर देते हैं। तो अफगानिस्तान वाले बोलते हैं इंडिया से कि प्लीज हमें शरण दे दो, हम रहना चाहते हैं, प्लीज हमें सिटीजनशिप दे दो, हमें नागरिकता प्रदान कर दो। कुछ लोग वहां से भी आए, तो इंडिया ने बोला ओके, आइए, बिल्कुल आइए, पधारिए, आप तो हमारे भगवान हैं, आप हमारे शरणार्थी हैं, बिल्कुल आ जाइए। ठीक है, ऐसा बोला इंडिया ने। देखो ये सारी चीजें होती रही है। अब इतने सारे लोग धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब बाहर के लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई जगह भी मिलनी चाहिए, खाने पीने का भी होना चाहिए, सारा व्यवस्था होना चाहिए। कौन करेगा? इंडिया वाले ही तो करेंगे, और तो कोई करेगा नहीं। ओके, फिर क्या होता है कि देखिए अब एनआरसी की बातें हो रही है ना, एनआरसी में बताती हूँ, ये 1971 की बात है। ठीक है, हुआ ये कि इतना सारा डिसीजन हो गया। एनआरसी का जो एक मेन मुद्दा उठ के आया था, मैंने जो अभी आपको बताया था, देखिए मेन मुद्दा, ठीक है, पाकिस्तान वाले जब परेशान करने लगे ना तो धीरे धीरे ये लोग आसाम जाने लगे। आसाम का ना एक स्टूडेंट, आसाम के ना कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने एक्ट लिया, उन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट किया कि भाई जब ऐसे ही आसाम में सब लोग भरते जाएंगे तो हमारी कहाँ वैल्यू रह जाएगी। तो ये मुद्दा चला गया राजनीतिक में, यानी कि आसाम गवर्नमेंट के पास चला गया, धीरे धीरे वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम, तो आसाम में ये फैसला लिया गया कि एनआरसी लागू होगा। एनआरसी सिर्फ आसाम के लोगों के लिए ही था, क्योंकि वो चाहते थे जो भी बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई माइग्रेंट आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो फॉरेनर घुसपैठी आ रहे हैं, उनकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो जो कि कौन कौन होंगे? हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध। अगर शरणार्थी है तो उन्हें ही सिर्फ नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। मुस्लिम को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुस्लिम इस पे प्रोटेस्ट करने लगे। मुस्लिम ने सीएए के ऊपर भी प्रोटेस्ट किया है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया 2017 में कि भाई जो भी लोग 25 मार्च 1971 से पहले या फिर उसी दिन आके बस गया हो ना आसाम में, उसी को सिर्फ नागरिकता मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आसाम। आसाम में जैसे कि मैंने बताया एनआरसी लागू हो गया था, चलो ये सब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग और आने लगे। 2015 में मैंने जैसे बताया म्यांमार में जो रोहिंग्या थे उनको भगाने लगे वहां से। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें शरण दे दो, हम रहना चाहते हैं। इंडिया ने बोला ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे बिल हो रहा है, अभी बिल लाया जा रहा है, उसके ऊपर बात होगी। बिल का मतलब विधेयक, जब तक संसद उसको पारित नहीं करेगा और जब तक गृह मंत्री उस पर साइन नहीं करेगा, इसका मतलब जब तक नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्री देता है। ठीक है, जब तक वो लोग साइन नहीं करेंगे वो पारित ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए असम लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें नहीं चाहिए कैब, हमें नहीं चाहिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो
यहाँ पे क्या होता है कि जब कैब लेकर आया गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे। कौन लोग? आसाम वाले लोग। आसाम ने बोला कि भाई आसाम वाले क्यों कर रहे थे प्रोटेस्ट? क्योंकि क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बांग्लादेशी से थे, जो पाकिस्तानी से थे, जो अफगानिस्तानी से थे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे। साथ साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने बहुत ही प्रोटेस्ट किया। सीएए यही कहता है कि अगर कोई इंसान पाकिस्तान से है या फिर अफगानिस्तान से है या बांग्लादेशी है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। ठीक है वो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित है। धार्मिक प्रताड़ना का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो ना हिंदू वाले, तो हिंदू वालों को वो नीचे नजर से देखते हैं, यानी कि उनके लिए वो माइनॉरिटी है। उनका जो जैसे कि मान के चलो हमारा इंडिया, हमारा जो भारत है, हिंदू है। हिंदू खुद का एक अपना बहुत ही बड़ा एक धर्म समझता है। उसके अगर नीचे को निचला जाति का आ जाए तो वो क्या होता है, थोड़ा सा माइनॉरिटी में आ जाता है, जैसे एस टी एस सी एंड ऑल। वैसे ही अगर हिंदू लोग कहीं पे बांग्लादेश में है या फिर पाकिस्तान में है या फिर अफगानिस्तान में है, अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो माइनॉरिटी में जुड़े जाएंगे। यानी कि जो सीएए ये कहता है कि ऐसे लोग जो कि बुद्धिस्ट, जैन, पर्शियन, क्रिश्चियन है या फिर जो भी है, वो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आके यहाँ पे आना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए नागरिकता है और किसी के लिए नहीं है। ये कौन कहता है? सीएए कहता है, जो कि पारित हो गया था कब? 2019 में। ठीक है। देखिए उन्होंने क्या बोला 2019 में सीएए के बारे में, ये बोला है कि अगर कोई इंसान 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर उसी दिन आ जाए और 2019 तक उसका पूरा 7 साल, टोटल 7 इयर्स होने चाहिए नागरिकता पाने के लिए, तभी उसको नागरिकता कब मिल जाएगी? 2020 में मिल जाएगी। क्लियर हुआ? यानी कि अब यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट्स में बताती हूँ कि ये बिल, ये जो आर्टिकल 14 है, जो अनुच्छेद 14 है, वो क्या कहता है कि इस देश में हर नागरिक का अधिकार बराबर होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप हेलमेट लगा के निकल रहे हो तो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा इंसान हो, मतलब छोटा समुदाय का। अगर वो बाहर सड़क पे निकल रहा है तो उसको हेलमेट लगाना ही है, तो मतलब लगाना है। यानी कि ये एक तरीके से आर्टिकल 14 ये कहता है कि बराबर का मिलना चाहिए। इस पे भी मुसलमानों ने बोला कि भाई हमें भी तो बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, हमें बराबर का ही तो एक नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक तरीके से एनआरसी का कॉन्ट्रोडिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इसके अलावा जो सीए ये कहता है कि जितने भी जो धार्मिक प्रताड़ना है, जिसके साथ मुस्लिम हो गया या फिर कोई और हो गया, उसके साथ धर्म से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो बिल्कुल आ सकता है इंडिया में, और उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। इसको मैं शॉर्ट में भी बताती हूँ। देखिए ये 2000 ये हुआ था 2019 में, पारित हो गया था और इन्होंने बोला था कि भाई 2014 से लेकर 14 से लेकर 14 से के दिन या उससे पहले आ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं आओगे, नहीं आएंगे। अगर उससे पहले आ गए तो ही आपको 2019 तक पूरे 7 साल हो जाएंगे, यानी कि आपको 2020 में नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल फटाफट समझते हैं। देखो मान के चलो मान के चलो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर कोई से भी लोग आते हैं। ठीक है। आ गए यहाँ पे, अगर वो हिंदू है, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, तो उनको एंट्री बिल्कुल मिल जाएगी। आ जाओ भाई, बिल्कुल आ जाओ। लेकिन अगर वो क्योंकि वो बांग्लादेश से है और अफगानिस्तान से है और पाकिस्तान से ही आ रहे हैं ना, अगर वो इसी धर्म के हैं तो ही उनको एंट्री मिलेगी। अगर वो है तो एंट्री मिल गई, अगर वो नहीं है तो भाई बाहर जाओ, आपको एंट्री नहीं मिलेगी भारत में। ठीक है। अच्छा, ये लोग जो आ भी रहे हैं, जो समुदाय के लोग आ रहे हैं, हिंदू, सिख, पर्शियन, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, अगर वो आ भी रहे, एंट्री कर भी रहे हैं, तो उनकी एंट्री हमेशा ध्यान रखने का जरूरत है कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद आएंगे तो नो एंट्री। अगर वो आ गए हैं तो एंट्री मिल गई, सीए यानी कि उनको सिटीजनशिप मिल गया है। अगर नहीं आया तो भाई आपको बाय बाय, टाटा बाय, ऐसे करके। ठीक है। क्लियर हो ना? बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा उलझाऊ सा लगता है बट ये बहुत सिंपल है। इसको मैं शॉर्ट में और बताती हूँ, दोनों में कंपैरिजन करके बताती हूँ। एनआरसी एंड सीए में क्या डिफरेंस है। देखो एनआरसी कहता है कि भाई फॉरेनर को बिल्कुल भी आना नहीं है, हम उसके विरोध में हैं। लेकिन सीए कहता है कि आप बिल्कुल आइए, लेकिन आप वही लोग होने चाहिए जो कि धर्म से आपका प्रताड़ित हो, आपका धर्म से बेदखल किया गया हो, और आप कहीं से भी आए, लेकिन जो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और
बांग्लादेश हो गया, अगर आप वहां से आ रहे हैं तो आपको बहुत ही कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको एक्ट मतलब तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ओके, उसके अलावा एनआरसी ये कहता है कि भाई अगर आप आना चाहते हो इंडिया में, ठीक है, एनआरसी कहाँ से है, ये असम का है, ध्यान रखिए, असम का है ये। अगर आप आना चाहते हो तो 24 मार्च 1971 से पहले आ जाओ। ये क्या कहता है कि अगर आप आना चाहते हो तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाओ। सीए के अकॉर्डिंग ये है, एनआरसी के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। वैसे एनआरसी सिर्फ और सिर्फ असम के लिए लागू हुआ है, और सीएए ओवरऑल इंडिया में लागू हुआ है, ठीक है। अच्छा, एनी पर्सन हु कम फ्रॉम आसाम, देखो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 25 मार्च 1971 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एनआरसी का धर्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सीए कहता है कि भाई अगर आपका धर्म बहुत ही प्रताड़ित हुआ है तो ही आप आओ। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, ये असम के में ही सिर्फ रिलेटेड है, असम के लिए है, और ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई है। जैसे कि अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री, उन्होंने बोला है कि सीए सभी पे लागू हो जाना चाहिए, हर एक स्टेट हर एक स्टेट में लागू हो जाना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। हालांकि ऐसा अप्लाई किया गया है, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग इस पे विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर विरोध कौन कर रहा है, मुस्लिम समुदाय वाले लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और एनआरसी का प्रोटेस्ट कौन कर रहा है ज्यादातर, आसाम आसामी लोग, जो कि ऐसे आसामी लोग हैं जिनको हर भाषा, हर धर्म से कोई मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो रहना चाहते हैं सबके साथ, वो लोग ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ना मैंने एनआरसी और सीए के बारे में थोड़ा डिटेल बताया है। इसमें बहुत ज्यादा भी डिटेल है, इतना ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। आप एक आम नागरिक हैं, तो आप एक आम नागरिक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि सीए का क्या मुद्दा चल रहा था और एनआरसी का क्या मुद्दा है। इनका थोड़ा सा डिटेल मैंने थोड़ा हिस्ट्री भी बता दिया है। और ये सब चीजें ना ज्यादातर है ना मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम लोग ज्यादा इसके ऊपर बर्डन ले रहे हैं कि भाई हम क्यों ना ले, भाई पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान से अगर लोग आप बुलाते रहेंगे, ठीक है, तो ये गलत है ना, मत बुलाओ। नहीं, अगर ऐसे बुलाएंगे तो हमारी इंडिया का क्या होगा, हिंदुस्तान का क्या होगा। हिंदू समुदाय जो लोग रह रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए तो यही घर है, अपना भारत ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। और आपकी क्या राय है सीए के बारे में और एनआरसी के बारे में, प्लीज कॉमेंट में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। सिंपल सी बात थी, बहुत ही सिंपल है, आप दिमाग में बिठाइए। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।